तो नमस्कार बच्चों, जेईई एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि आपका टेम्परेचर का प्रतिरोध पर या रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे पास मशीनें काम करती है नॉर्मली, और इसको इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि इसका हम पढ़ते ही क्यों है ना। तो जैसे आपके पास मोटर है, मोटर की जो करंट ले रही है तो उसकी वाइंडिंग है, तो अभी तो जब बंद है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और जब वो लोडेड है तो उसमें करंट फ्लो हो रही है, चल रही है, तो उसकी हीटअप होगी वाइंडिंग। तो उस वक्त उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इनका यूज हम वहां पे करते हैं। इससे हम हॉट रेजिस्टेंस और कोल्ड रेजिस्टेंस के बीच भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। और साथ ही ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है कि जब आपकी मशीन वर्किंग मोड में होगी तब उसका टेम्परेचर क्या होगा और उसका रेजिस्टेंस, उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब यही देखेंगे हम आज की क्लास में कि टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं टेम्परेचर इफेक्ट के, और उनके बाद में शॉर्टकट भी देखेंगे कि एग्जाम में हम उनको किस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट वहां पे काम करते हैं, एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, लेकिन शॉर्टकट भी आप तभी लगा पाते हो जब उसका बेस जानते हो, ठीक है। और शॉर्टकट तो भाई आपका प्रैक्टिस कर करके आ ही जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। इसमें क्या है आपको बताना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि तापमान का प्रतिरोध पे प्रभाव, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। मान लो आपके पास ये दो चीजों को हम शो कर रहे हैं। ये हो गया मेरे पास भाई टेम्परेचर, ये मेरा टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये मेरा रेजिस्टेंस को शो कर रहा है आर, ओके, ये वाला एक्सिस। तो यहां पे टेम्परेचर हमने ले लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और मान लो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है ये T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होना ही है भाई, तो इसकी वैल्यू ले लो हमने R0। तो ऐसा तो नहीं है कि जीरो रेजिस्टेंस पे जीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस नहीं होता, वायर का होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम R0 से वो कर देंगे, और जो T डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा भाई उसको हमने बोल दिया है RT, ओके। तो मेरे पास क्या हो गया, आपके पास ये हो गया T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस। R0 क्या है, रेजिस्टेंस, R0 है, लिख लो, ठीक है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाई RT क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस एट कितना, T डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो अब हमें ये चीज देखनी है, यहां से एक चीज देखते हैं कि मेरे पास यहां से यहां तक की वैल्यू सेम है, जो R0 की वैल्यू वही है, तो यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने पे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ा है, यानी कि मैं इससे RT माइनस अगर R0 करता हूं तो ये क्या आ गया भाई बच्चों, मेरे पास रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ तापमान बढ़ाने पे, है ना। तो ये किन किन चीजों के ऊपर निर्भर कर रहा है भाई, आपके पास देखो, एक तो टेम्परेचर पे निर्भर कर रहा है, और जो आपके पास राइज टेम्परेचर है वो ये है, यहां से यहां तक 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो राइज टेम्परेचर T माइनस 0 T ही हो जाना है। और यानी कि मैं बता दूं इसमें, तो यानी कि जो मेरे पास ये RT माइनस के R0 इस किसके ऊपर है, ये डायरेक्टली एक तो टेम्परेचर के ऊपर, और दूसरा RT माइनस के R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास इन दोनों के ऊपर निर्भर कर रहा है, क्योंकि चेंज इन जो मेरे पास टेम्परेचर है वो R0 के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई बच्चों, देखो वैसे तो डेरिवेशन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिहाज से, अगर आप इसको फॉर्मूले को याद कर लो इसमें तो भी काफी सफिशिएंट रहता है बेटा।
तो ये हो गया आर नोट टी। दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दूं तो या आर टी माइनस के आर नोट, ठीक है, इजकल टू अल्फा नोट आर नोट टी। और यहां से ये क्या है, अल्फा नोट क्या है भाई मेरे पास, अल्फा नोट है मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट। याद रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना अलग अलग टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और उनसे जितने सवाल बनेंगे उन सबको भी करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो अभी टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। तो यहां से क्या अल्फा नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास, आर टी माइनस के कितना आर नोट, ये आर टी और आर नोट ये चले गया नीचे इंटू टी। ये मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला आ गया। अगर वो इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है उसने, तो आप यहां से अल्फा नोट की वैल्यू निकाल सकते हो कि भाई T1 पे रेजिस्टेंस, T पे रेजिस्टेंस इतना है, 0 पे इतना है, तो मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट बताओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा नोट, ठीक है। एक तो ये आ गया। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, ये यूनिट आ जाती है भाई इसकी, तो हम करते हैं इसमें यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप पूरा लिख लेना, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट अभी देखा आपने, अल्फा नोट आया आर टी माइनस के आर नोट अपॉन के आर नोट टी। तो ऊपर क्या आएगा, ये भी रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है ओम ही आना है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ओम में आएगी, इसकी यूनिट भी ओम और इसकी डिग्री इससे घट गया, तो यानी कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मैं बोल सकता हूं इसकी जो यूनिट होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब भी समझ लो, अगर मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर का वो क्या है 0.004 के आसपास रहता है भाई, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका कहने का मतलब है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे रेजिस्टेंस में इतना बदलाव होगा, ठीक है। अगर 1 ओम है तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो 1.004 हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला भी। अब वापस चलते हैं, यहां से हमें एक इक्वेशन ये आई थी, ये वाली, ठीक है, जिनको मैं सर्किल कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको तो नोट कर लेना, ठीक है। अब ये आ रही है इक्वेशन हमारे पास आर टी माइनस, ठीक है, आर टी माइनस आर नोट। तो अब इसको सोल्व करते हैं आगे। चलिए, एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये आर टी माइनस आर नोट इजकल टू क्या था भाई हमारे पास, अल्फा नोट आर नोट टी। ये बात सोचने की है। तो यहां से मैं आर टी इजकल टू क्या आ जाएगा, आर नोट को उधर ले जाऊं और इधर ले जाके कॉमन ले लूं, तो 1 प्लस के ये क्या हो जाएगा अल्फा नोट टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई आपको, ये इसलिए याद रखना आपको कि एक टेम्परेचर पे वैल्यू दी है, उसने बोल दिया भाई कि आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये देखो 0.004 ओम किसी वायर का, और R0 है आपके पास 10 ओम, तो उसने बोल दिया है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप क्या बताइए उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि R15, ठीक है। तो निकल जाएगा, इसका यूज ऐसे ही करेंगे तो हम R15 क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, आर नोट की वैल्यू उसने 10 दे दी, 1 प्लस अल्फा नोट की वैल्यू उसने कितनी दे दी भाई बच्चों 0.004 और इनटू कितने पूछा उसने 15, तो निकाल दो बस लो 10 और ये हो गया 15 चौका 60, तो ये हो गया 0.06, 10 इंटू 1 प्लस के 1.06 ये आ गया भाई, आपको सोल्व करके जितना भी आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, आप इसको करोगे तो 1.6, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास।
ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी खैर बताया उदाहरण देके, बाकी इन चीजों को हम आगे एग्जांपल ले रखे तब और ज्यादा क्लियर डिटेल में करेंगे। चलिए ये तो हो गया ये। अब यहां से एक चीज और देखते हैं हम, ये तो एक उदाहरण दिया था आपको। ओके, अब इसमें ये देखना है हमने इस ग्राफ में भाई, ये जो हमने ग्राफ पढ़ा है, अगर मैं यहां इसकी जगह T1 ले लूं, ठीक है, अब मेरे पास ये तो हमने केवल एक उसमें लिया था, हमने केवल किसमें, एक उसमें। तो मान लो अब देखते हैं हम, मान लो यहां पे मेरे रेजिस्टेंस T1 है और इस ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स में भी आ जाते हैं भाई कुछ, ठीक है। इस ग्राफ को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया और एक और ले लिया हमने, क्या ले लिया, लो भाई T2। तो इस पे रेजिस्टेंस हमने R1 ले लिया है, यहां पे रेजिस्टेंस हमने जो ले लिया है वो ले लिया है R1, और यहां पे ले लिया हमने R, ठीक है। तो जैसे हमने पहले ये क्वेश्चन निकाला था, ये निकाल रखा है हमने ये वाला, तो यहां से आप सिंपल सा फंडा है, तो R1 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास R0 1 प्लस के अल्फा नोट T1, अगर इसी प्रकार से निकाल ले, ठीक है। फिर इसी प्रकार से R2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी बच्चों, R0 1 प्लस के अल्फा नोट T2, ये आ जाएगी। जैसे ये निकाल ली हमने, क्योंकि आप रेस्पेक्ट तो यही ले रहे हो ना, बस T1 की जगह T2 ले लिया आपने, यहां पे आपने जब R2 की वैल्यू निकाल ले आप, तब यहां की वैल्यू निकाल ले, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो तो नहीं बदला आपका कोई चीज, ठीक है। तो इस प्रकार से R2 R निकाल लिया हमने। अब यहां से मैंने बताया आपको, अगर भाई हमको कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये हो गया क्लियर है। ये कब की कंडीशन है, जब आपको केवल T1 दे रखा है, ये वो अल्फा नोट की वैल्यू दे रखी है, लेकिन बहुत सी बार क्या आता है आपके पास, अलग अलग आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट दिए रहते हैं। जैसे अब समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करोगे ना, ठीक है। जैसे मान लो इसी चीज को हम, आपको जो पैरामीटर्स दिए हैं ये दिए हैं, ठीक है। ये देने का मतलब है कि आपको केवल T1 दिया है, T2 दिया है, R2 दिया है और ये दिया है। उस केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा और अलग अलग उस पे क्या क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट होने हैं, अभी देखिए, अब क्लियर हो जाएगा आपको। तो भाई मेरे पास अगर मैं करता हूं R2 माइनस के R1, मैं ग्राफ यही बना देता हूं उस वाले को, है ना, ताकि क्लियर हो जाएगा। चलिए ये ठीक है, T1 R1 R2 T2, ठीक है। तो यहां पे भी तो देखो भाई, ये R2 माइनस R1 है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे, T2 माइनस। तो एक फॉर्मूला बनेगा यहां से, बस वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया, इसी प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा, ये यहां से यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, वैल्यू R1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 और इनटू टेम्परेचर कितना राइज हुआ, ठीक है। तो T1 से T2, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, T2 माइनस के T1, तो आ गया R2 माइनस के R1, ठीक है, इजकल टू यहाँ पे मैं अल्फा 1 ले रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट चाहिएगा यहाँ पे R1 और ये T2 माइनस के T1। तो ये वाला फॉर्मूला वहां पे काम आ जाता है आपके पास, ये हो गया R1 कॉमन ले लो, 1 प्लस के अल्फा 1 T2 माइनस के T1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये कैसे आया, कहां से आया, वो बताया मैंने आपको। तो यहां पे क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब आपको दो टेम्परेचर दिए गए होंगे। क्लियर है भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कि आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है। अब इसी में आ जाते हैं हम, मैं बता रहा हूं बस ये कहां पे कौन कौन से यूज होंगे, अभी लेते चलेंगे इनको और, ठीक है भाई बच्चों। अब हमने ये एक चीज ये पढ़ी थी, ये आ गया हमारे पास ये दो इक्वेशन R2 अपॉन R1,
तो ये वाले से अगर मैं इन दोनों का R2 पता है मेरे को, ये है, चलिए अब यहां निकालते हैं हम। अगर मैं R2 डिवाइड बाय R1 करता हूं तो क्या था, अल्फा वन वन प्लस के अल्फा वन T2 था, और ये R नोट ये हो जाता 1 प्लस के अल्फा नोट T1। इससे कट गया भाई बच्चों, और ये हो गया आपके पास R2 1 प्लस के अल्फा नोट T1, और ये R1 1 प्लस के अल्फा नोट T2। ठीक है, तो ये हो गया R2 प्लस R2 अल्फा नोट T1 और R1 T2। ठीक है, तो यहां से आप निकाल दो R2 माइनस के R1, और ये हो जाएगा मेरे पास R1 अल्फा नोट T2 माइनस के ये इधर आ गया R2 अल्फा नोट T1। तो R2 माइनस के R1 इजकल टू, ये कितना हो गया भाई बच्चों, देखना, यहां से ले लिया आपने क्या कॉमन, अल्फा नोट। ठीक है, अल्फा नोट R1 T2 माइनस के R2 T1, और यहां से अल्फा नोट की वैल्यू क्या आ गई, R2 माइनस के R1, और ये क्या हो गया आपके पास भाई, R1 T2 माइनस के R2 T1। ये आ गया। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कहां पे यूज होता है, ये हमारी वाइंडिंग में यूज करते हैं हम। ठीक है, वाइंडिंग के टेम्परेचर को जानने के लिए इसका यूज करते हैं। मान लो अब इसका यूज कहां करेंगे हम, सिंपल सी बात है, ये वाले उसमें उसने बोल दिया भाई कि मेरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 ओम है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 55 ओम है, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बताओ। वो तो उस वाले फॉर्मूले से निकल रहा था ना, इनसे। तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज करके आप निकाल सकते हो, बस और कुछ नहीं है बेटा। डेरिवेशन इतना ज्यादा जरूरी नहीं अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, क्लियर है, ये तो बस करा दिया आपको। ओके, तो चलिए अब हो गया ये आपके पास क्या, ये वाला फॉर्मूला भी हो गया। अब इसके और पहलुओं पे चलते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इनके क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे हम अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन इनके। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाई बच्चों क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा था अभी हमने आप। ठीक है, अब इस टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमने ये देखना है कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है भाई, तो आई होप यहां तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। ये हो गया होगा आपके पास फंडा। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं इस पे। ये पढ़ाई था हमने, चलिए भाई ये R0 था हमारे पास, इसकी वैल्यू। अब हमें एक चीज पता चलती है, मान लो मैं इसका नाम A दे दूं, इसका नाम B दे दूं, इसका नाम C दे दूं, है ना। अब तक तो हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री पे निकाला था, फिर धुंधला होगा, एक सेकंड। अब सही हो गया, चलिए अब उसको गड़बड़ कर रहा है।
चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है कैमरा, बट खैर कोई नहीं, इट्स ओके। तो अब देखो भाई, यहां पे हमने अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, आर टी माइनस के आर नोट अपॉन के आर नोट इंटू टी। इसका नाम क्या है भाई मेरे पास, ये आर टी माइनस आर जीरो था, ठीक है। चलिए तो भाई आर टी माइनस आर जीरो हो गया मेरे पास बी सी अपॉन के राइज इन टेम्परेचर, ये था, ठीक है। टी की वैल्यू क्या, आर जीरो एज इट इज रख दिया मैंने, और इनटू इसकी राइज इन टेम्परेचर क्या था भाई मेरे पास, ये ए बी, ए बी, ठीक है। तो क्या यहां से मेरे पास ये तो आ गया इसका फॉर्मूला ग्राफिकल, उसमें हमें पता है कि बेटा जो स्लोप है, स्लोप समझते हो ना इसे, ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू की निकालते हैं हम, स्लोप, ठीक है। इसे एम भी बोल देते हो आप, जिसे प्रवणता बोल देते हो, और इसको किससे डिफाइन करते हैं हम, टेन थीटा से। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है भाई मेरे पास, वही तो निकाला हमने, यही तो आता है बी सी अपॉन के ए बी, बी सी अपॉन के ए बी, यानी कि ये क्या है मेरे पास, ये वाला पोर्शन, ये क्या है बेटा मेरे पास, स्लोप, क्या है, स्लोप। तो मैं बोल सकता हूं इसमें, अगर मैं बोलूं इसको, अल्फा नोट इज इक्वल टू स्लोप अपॉन के आर नोट, और यहां से अगर मैं स्लोप निकाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा नोट आर नोट। ये किस पे है स्लोप मेरा, ये है मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर कोफिशिएंट मेरा क्या है, क्या है मेरे पास, अल्फा नोट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी प्रकार सिमिलरली मेरे पास स्लोप जो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा मेरे पास अल्फा 1 और R1, जैसे भाई हमारे पास इसका निकला है, इसी प्रकार से मेरे पास स्लोप आ जाएगा। स्लोप जो ग्राफ का स्लोप है वो कितना आ जाएगा, ये। अब देखो स्लोप तो आपका बराबर ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मान लो चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, स्लोप की वैल्यू तो आपकी बराबर रहेगी, सेम एंगल की रहेगी। एंगल आपका इस लाइन पे भी देख लो सेम ही रहना, यहां भी देख लो कहीं भी सेम ही रहना। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख दूं, अल्फा नोट आर नोट इज इक्वल टू अल्फा 1 R1, और यहां से मैं क्या अल्फा 1 की वैल्यू निकाल दूं, R1 आर नोट अपॉन के R1, और यहां से अल्फा 1 इजकल टू क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा नोट, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या थी, मैंने पढ़ी थी R0 1 प्लस के अल्फा नोट T, ठीक है। T1 थी R1 की वैल्यू, तो ये ऊपर R नोट था, इससे ये कट गया, तो यहां से क्या आ जाता है आपके पास, अल्फा 1 इज इक्वल टू आ गया भाई अल्फा नोट 1 प्लस के अल्फा नोट T1। ये अल्फा 1 की वैल्यू आई, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये याद रखना भाई, जो मैं बता रहा हूं जिनको सर्किल, इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये अल्फा 1 की वैल्यू आई है, क्या इसी प्रकार मैं अल्फा 2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। अल्फा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा नोट 1 प्लस अल्फा नोट T2। इसी प्रकार से मैं अल्फा 3 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, ठीक है भाई, T2। अब एक बात सोचने की, देखो यहां पे अगर मैं अल्फा 2 निकाल रहा हूं, अल्फा 2 का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट एट किस पे, दूसरे टेम्परेचर पे, T2 पे, ठीक है। वो कुछ भी बोल सकता है, T5 दे दे, T60 दे दे, यानी कि जितने टेम्परेचर पे। तो देखना यहां की वैल्यू ज्यादा ही आएगी, और इसकी वैल्यू से जब 1 प्लस समथिंग हो रही है तो कम ही होगी। तो यानी कि इससे एक कंक्लूजन पहुंचते हैं हम, ये पॉइंट नोट कर लो आप, कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हायर टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोफिशिएंट डिक्रीज होता है। तो सबसे अधिक टेम्परेचर कोफिशिएंट कब होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आई बात समझे, जितना अधिक टेम्परेचर पे जाएंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट उतना ही रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि यहां से साफ पता चल रहा फॉर्मूला क्या कह रहा है आपके पास। तो ये आ जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कि आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है।
आई बात समझ में? टेम्परेचर के राइज होने से क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो घटेगा आपके पास। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये α1 और α2 की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो मेरे पास था कि जब मेरे पास वैल्यू α0 हो, α1 हो, या α0 हो और α2 हो, लेकिन अगर रिलेशन आपको केवल α1 और α2 में निकालना हो तो मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं उसको, क्या फायदा, लंबी खींचेगी। तो हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन करते हैं फिर उसमें। तो α2 इक्वल टू होता है 1/α1 प्लस के T2 माइनस के T। ये α2 और जब α1 का रिलेशन आपको दिया हुआ हो तो इससे निकालते हैं भाई। बस ये फॉर्मूले आपको थोड़ा याद रखने हैं बेटा। अगर ये क्लियर हो गए, ये याद प्रैक्टिस से अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अभी देखना जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सारे फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाने हैं यहां से, ठीक है। तो चलिए, ये हो गए इसके अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट भी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आ गए क्वेश्चन जो कि आपके सारे फंडे क्लियर करने वाले हैं। उसने बोला है कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो फील्ड कोइल का 55 ओम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि उसने क्या क्या दे दिया भाई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि T1 दे दिया उसने बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और R1 दे दिया उसने कितना है इस पे 55 ओम, और इसका जो है आपके पास और क्या दिया इसने बोला है कि ओम, और 65 ओम है आपके पास, यानी कि R2 दे दिया है इसने 65 ओम, ठीक है, और T2 दे दिया उसने 75। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई उसने क्या पूछा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा, यानी कि α0 की वैल्यू पूछ ली, α0 क्या होगा। तो मैंने बताया था ये वाला फंडा कब यूज आएगा आपके पास। तो देखो वैसे तो तरीके बहुत हैं, लेकिन यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। α0 इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने भी, R2 माइनस के R1 अपॉन के R1 इंटू T2 माइनस के R2 इंटू T1। यहां से डायरेक्ट निकलेगा, किसी और में जाने की जरूरत नहीं। आप कैंसिल करो R0 फिर उसकी किसी की वैल्यू निकालो, ठीक है, कि आप T1 की वैल्यू निकालो। तो चलिए यहां से निकल जाएगा R2 माइनस R2 की वैल्यू भाई ये रही 65 माइनस के 55। भाई यहाँ पे याद रखना, इसमें कंफ्यूज रहते, ऊपर तो R2 माइनस R1 पता ही, R1 के साथ T2 आएगा और R1 के साथ T1। तो चलिए इसमें आ जाएगा आपके पास बच्चों, क्या वैल्यू है इसकी, R1 की वैल्यू क्या है 55 इंटू T2 कितना है बेटा 75 माइनस के R1 65 इंटू 25। अभी तो इसे सोल्व कर ही दोगे, 1 अपॉन में 10 अपॉन के ऊपर 10, इसको सोल्व कर दो, कितना आएगा आपके पास। अगर हम करने पे आए तो भाई इसका आ जाएगा, ये हो रहा है, ठीक है, 4125 माइनस के 1625, और ये 0.004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आएगा आंसर बेटा, सोल्व करोगे तो। आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। तो अलग अलग जगह ये आपके ऊपर देखना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के कि कौन सा कहाँ पे सुटेबल हो रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे आप, ठीक है, लेकिन घूम फिर के आना ही पड़ता फिर भी। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास, ठीक है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इसने बोला रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सेम वही पैरामीटर्स दे दिए इसने बेटा, 5 ओम है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 6 ओम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया था। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 0, इस बार उसने R0 पूछ लिया, R0 पूछ लिया। तो R0 के लिए आपको R0 कहां से निकाल सकते हो भाई आप, R1 इक्वल टू R0 1 प्लस α0 T1, यहां से निकाल सकते हो, और कोई तो तरीका है नहीं। R2 से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो आप, ऐसी बात नहीं। R2 इक्वल टू R0 1 प्लस α0 T2, इससे भी निकाल सकते हो, बट आपको चाहिएगा क्या, R0 की वैल्यू आपको निकालनी, α0 चाहिए आपको, हर हाल में चाहिए α0। तो α0 सेम वही फंडा है अभी, α0 उसने चारों पैरामीटर्स दे रखे हैं मेरे पास,
R2 माइनस के R1 अपॉन के R1 इंटू T2 था माइनस के R2 इंटू T1। वैल्यू पुट करो, निकाल दो। R2 कितना दिया है बेटा 6 माइनस 5 डिवाइड बाय क्या दिया है इसने, और 6 है ना, 6 में से 5 गया। R1 5 इंटू T2 तो माइनस के, और R2 6 ओम और इंटू T1 50। तो 1/500 माइनस 635 200, 1/200 आ गया आपके पास क्या, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब क्या करना है इसमें, हमने क्या निकालनी है वैल्यू R1 की, R1 की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो ये यहीं से कर दो यार, R0 की वैल्यू निकालनी, सॉरी R1 बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से इस वाले में रख दो वैल्यू, हो जाएगा लो पुट, ठीक है। RT कितना है मेरे पास, R1 है मेरे पास 5 ओम, चलिए ठीक है। और ये R0 निकालनी 1 प्लस के अल्फा नोट 1/200 और इनटू कितना आ जाएगा भाई, T1 कितना है मेरे पास 50, इसे काटा 5 चौक 20, 1/4। इसको सोल्व किया 1/4 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5/4। तो ये हो गया आपके पास R0 5/4 और ये 5 से 5 कैंसिल, R0 इज इक्वल टू कितना 4 ओम। तो R0 आपके पास 4 ओम आ गया, ये वाला आंसर आपके पास करेक्ट हो गया भाई बच्चों। चलिए क्लियर है। तो डिपेंड करता है उसने क्या पैरामीटर्स दिए हैं और क्या पूछा है उसने, ठीक है। अब आ जाते हैं देखो मजेदार सवालों पे आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, क्लियर है। अब 11 पे देखिए क्या होता है, इसने बड़ा अमेजिंग सवाल है। अब आपको स्लोप वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ में और ज्यादा रिलेट कर पाओगे आप। इसने बोला है कि शो द टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ दिया है उसने, वो कंडक्टर वैल्यू ऑफ अल्फा नोट। तो उसने किसकी वैल्यू पूछी, अल्फा नोट। तो हमें पता था भाई अल्फा नोट क्या था आपके पास, मुझे पता है कि अल्फा नोट क्या होता है, RT माइनस R0। हमें पता था स्लोप है यार, सिंपल सी बात है, R0 इंटू T, या स्लोप था स्लोप डिवाइड बाय R0 इंटू T, सॉरी स्लोप डिवाइड बाय T, तो इसमें आ ही गया था स्लोप में हमारा, ठीक है, पर ग्राफ, ठीक है। तो 50 है, 40 है, कितना आ गया 10 आ गया, 10 है और ये दे ही रखा उसने 50, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो ये तो 50 दे ही रखा उसने, तो क्या दिक्कत निकालने, निकाल दो भाई। इसने क्या पूछा है, अल्फा नोट की वैल्यू, और तो अल्फा नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, अगर मैं इसको टर्म्स में भी जोड़ दूं तो आपकी कंफ्यूजन के ABC, तो क्या आता है मेरे पास, मुझे पता BC अपॉन के AB जो कि ग्राफ था इनटू R0, यही तो आ रहा था। तो देखना वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 10, AB की वैल्यू कितनी बेटा, AB की वैल्यू है 50, 10 इंटू 50 और डिवाइड बाय कितना है मेरे पास, R0 की वैल्यू कितनी 40। तो इससे ये घट गया 1/200 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। 1/200 का मतलब है 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर विल बी द क्लियर। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, बट क्लास पूरी अटेंड करना। अभी देखेंगे आगे भी ट्रिक्स क्या होंगी, है ना, जहां पे लगनी चाहिए। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसने क्वेश्चन में इसने अल्फा 50 की वैल्यू पूछ ली भाई। किसकी वैल्यू पूछ ली इसने, अल्फा 50 की वैल्यू। तो आपको पता है हमने अभी पढ़ा था आपके पास अल्फा 50 डायरेक्ट, तो अल्फा 50 इजकल टू, हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे के, वो डेरिवेशन यूं नहीं कराए आपको, अल्फा कितना था 50, तो पढ़ा था ना आपने अल्फा नोट 1 प्लस के अल्फा नोट T50 कर दो, ये तो पढ़ा था आपने। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, अल्फा नोट की वैल्यू दी इसने, अभी निकाल ली थी हमने अल्फा नोट की वैल्यू। देखो सेम पूरा सर्किट वही था, 40-50 वही, तो मैं दोबारा तो ना निकालू। अगर नहीं दे रखी है, ये क्वेश्चन दूसरा होता देन आप उसको निकाल लेते, किससे, इससे स्लोप से।
ठीक है, लंबटे आधार करके निकालते आप इसको और वैल्यू लिख देते, आर नोट की वैल्यू दे ही रखी उसने तो निकाल देते। हमारे पास 0.005 आई थी अभी, किसकी आई थी, अल्फा नोट की वैल्यू अभी निकाल ली थी हमने, कितनी आई थी 0.005 या फिर 1/200 आ रही थी। तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हो सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम 0.0051 प्लस के अल्फा नोट की वैल्यू 0.005 इंटू ये कितना 50, टी 50 के 50 डिग्री, अल्फा 50 है तो यानी कि अल्फा 50 कहीं टी डिग्री टी 50 पे ही तो होगा भाई, टी 50 पे ही तो होगा, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही तो होगा, तो रख दो बस वैल्यू। तो 0.005 आई थिंक 1 प्लस के 5 पंजे 25 10 ये, तो 0.005 1.25 तो निकाल दो इसका, और वैल्यू कितना आएगा भाई आपके पास, कमी हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो कर दो सॉल्यूशन, 0.004 आएगा इसका प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, निकाल के देख लेना। अब देखो जीरो पे कितना था बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0.005 और यहाँ पे 0.004, तो वैल्यू कम हुई। तो यानी कि आप बोल सकते हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है आपके पास टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर आप 50 पे निकाल रहे हो तो 50 का टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्लियर है भाई बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो ये उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गया आपके पास। चलिए अब है नेक्स्ट इस पे, क्लियर हो गया है। अब देखिए बड़ा खूबसूरत सवाल है ये भी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, वैल्यू अल्फा नोट, इसने क्या बोला है बेटा, अल्फा नोट की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। वैसे क्वेश्चन करने में ज्यादा रहता है सही, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहते हैं। तो जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आपको फॉर्मूले लगाने भी नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं तो क्वेश्चन इस प्रकार से सेटअप कर रखे कि एक भी रेजिस्टेंस का किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ोगे नहीं। ओके, तो सारे क्वेश्चन ले रखे जिस जिस टाइप के चांसेस रहते हैं आपके पास आने में। तो इसने बोला है कि भाई अल्फा नोट की वैल्यू बतानी है। अल्फा नोट हमें पता है, अल्फा नोट इक्वल टू क्या होता है, लंबटे आधार, ये तो पढ़ रखा हमने, और डिवाइड बाय यही तो पढ़ रखा आपने भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसका नाम दे दूं इसका ए बी सी तो सेम वही आ जाएगा, ए बी सॉरी। ठीक है, अब इसने देखो मेरे को क्या दे रखा है वैल्यू, इसने ये है इसके पास है बी सी अपॉन के ए बी इंटू आर नोट। ठीक है, लेकिन इसने मेरे को tan 45 दे दिया, 45 दिया, तो tan 45 क्या होगा, ये तो होता है लंबटे आधार, तो बी सी डिवाइड बाय ए बी। तो इसने तो इसकी वैल्यू तो दे ही दी, इसकी वैल्यू तो दे ही दी भाई इसने। तो अल्फा नोट 1 अपॉन के, इसकी तो वैल्यू कितनी 30 ओम है। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो पूरे की 1 है ही, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1 है ही, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बी सी अपॉन के ए बी तो क्या आता है आपके पास 1 ओम, तो 1 रख दिया तो कितनी आ गई टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 पे। ये निकाल दो बस, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं इसको, तो यहीं से पता चल रहा है आपके पास। ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब भाई ये क्वेश्चन है मजेदार, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 14। ठीक है, अब 14 में इसने क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है आपके पास वैल्यू बतानी है आपको, क्वेश्चन सही दिख रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा नोट, ठीक है दे रखी उसने कितना है 136 पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा 18 पे बतानी भाई आप। चलिए भाई अल्फा 18 तो क्या होगा, अल्फा 18 क्या मेरे पास ये ऐसा रहेगा 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T18, है ना भाई, यही तो रहेगा आपके पास, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं रहेगा। तो अच्छा एक बात सोचें, अगर हम, चलिए मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है ये क्या बोलते हैं
1/30 किसकी दे रखी है? अल्फा नोट। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको पूरे को अल्फा नोट से डिवाइड कर दूं, किससे? अल्फा नोट से पूरे को डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? क्या 1/1 अल्फा नोट प्लस के, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? T18। तो क्या 1/के यहां पे जो वैल्यू है आपके पास, देखना, अगर अल्फा नोट की वैल्यू मेरे पास 236 है, तो 1/के अल्फा नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 236। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दूं? 236 और प्लस के 18, और अल्फा इज इक्वल टू 1/के कितना है? 254 आ गया। लो, ये तो पूछा था उसने, T18 की वैल्यू 18 है। तो भाई अब इससे किस कंक्लूजन पे पहुंचे हमने? ये तो देखो, ये तो पूरा खोल के बताया, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है? एग्जाम में ये करना है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ये दिया है अल्फा नोट की वैल्यू और 18 पे पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सीधा इसमें जोड़ दो 18। तो यहां पे क्या करोगे आप? 100 कितना दिया भाई? ये 100 कितना दिया था? 236 दिया था, प्लस के 18 कर दो, हमें पता है। क्या कर दो? प्लस के 18 कर दो, डायरेक्ट शॉर्टकट है। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ये वैल्यू आपके पास। ओके, क्लियर है? अब देखो जैसे, लेकिन यहां पे क्या दिया इसने? अल्फा। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका बताइए, जो अल्फा वाला क्वेश्चन से, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात है, हम अगर दो टेम्परेचर दे रखे हैं तो उसमें एक दे रखा है 136 और दूसरे पूछा तो उसको ऐड कर दे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ अल्फा 25। ठीक है, कंडक्टर अल्फा 25 दे दिया इसने, तो अल्फा 20 पूछा है। अब यहां पे अल्फा नोट का काम खत्म है। ठीक है, वैसे तो मेरे को तरीका पता है। ठीक है, इसमें भी शॉर्टकट लगा सकते हो आप। 255 है, ठीक है, और इसमें से 5 घटा दो, 250 आना है, करके देख लो आप। ठीक है, तो अगर दो दे रखे हैं तो उनके जो टेम्परेचर है, इसका और इसके टेम्परेचर का डिफरेंस, 5 में से गया आपके पास, कितना बचेगा आपके पास? वो सॉरी, 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो चलिए इसको भी करके देखते हैं उसी तरीके से। हम दोनों तरीके अपनाते हैं, एक शॉर्टकट और एक आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? वो जो फॉर्मूला वाला सवाल है। देखिए, अब देखो भाई, हमने इसने पूछा दूसरे क्वेश्चन में अल्फा 25, तो यहां पे अल्फा 0 अल्फा 1 का रिलेशन तो है नहीं। यहां पे कौन सा रिलेशन लगा? एक अल्फा 1 दे रखा है, एक अल्फा 2 दे रखा है, टेम्परेचर T1 T2 वाला दे रखा है। तो अल्फा 25 का फॉर्मूला क्या था आपने जो निकाला था? वो क्या बताया था मैंने? 1/के अल्फा 1 प्लस के T2 माइनस के T1, ये दिया था। ये दिया था कि नहीं दिया था भाई? तो अगर इसको सोल्व करोगे आप, अल्फा 25 किस किस की वैल्यू दे रखी है उसने बेटा? अल्फा 25, तो अल्फा ये क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये 25 जो टेम्परेचर दे रखे वही तो लेंगे हम, T2 माइनस का मतलब T25 माइनस के T20। चलिए अब वैल्यू पुट करनी है इसको, तो वैल्यू पुट कर दो आप यार। 1/के, इसका क्या आ जाएगा? 1, ये किसकी वैल्यू दी इसने? अल्फा 20 की तो हमने निकालनी है। ठीक है, अल्फा 20 की तो हमने निकालनी है, तो एज इट इज रख दो इसको। 1 प्लस के, ये कितना आ जाएगा आपके पास भाई? 25 माइनस के 20। तो इसको सोल्व करोगे ना आप, और ये अल्फा 25 की वैल्यू उसने दे रखी कितनी भाई बच्चों? कितनी दे रखी? 1/255। ठीक है, तो ज्यादा लंबा तो मैं खींचता नहीं इसको। अल्फा नोट की वैल्यू अगर आप निकालोगे इसकी, तो 1/के 250 आएगी अगर सोल्व करोगे तो। सोल्व कर ही लोगे यार, इसमें गुना भागी तो एक की इधर करना, 250 ऊपर ले जाना, फिर इसमें -5 हो जाएगा, कर ही लोगे आप। ठीक है, तो अब इससे सोल्व करोगे तो 250 आएगा, करके देख लेना आप, इसे आगे बढ़ाओगे तो। लेकिन क्या मैं इसको इस तरीके से सोल्व कर सकता? उसने अल्फा क्या पूछा भाई? अल्फा 20 पूछा है उसने, तो क्या दे रखा आपने? उसने 100 वो कितना दे रखा? अल्फा 25 दे रखा, कितना? 255।
तो अगर मेरे पास ये गिवन है 255 में से मैं क्या घटा दूं, आपके पास सिंपल सी बात है, अल्फा जो दे रखा है ना 255 इंटू अगर मैं अल्फा 25 यानी कि माइनस के अल्फा 20 कर दूं तो बात एक ही रहेगी। करके देख लो, इंटू नहीं करना, मतलब कि इसमें से 5 घटा दो, यानी का मतलब ये 250 में से माइनस करके ये माइनस आ जाएगा 1 के 255 माइनस के ये कितना है 25 में 5 तो 1 के 250। ये शॉर्टकट है, मतलब कि वहां पे यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कैसे बनते हैं? शॉर्टकट बनते हैं प्रैक्टिस से। आपके पास कॉन्सेप्ट वही रहता है, बट क्या हम बीच वाले उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ मैं पता, जब दिमाग में पता रहता है हाँ ये सोल्व करके ऐसे ही आएगा, तो देन शॉर्टकट क्रिएट हो जाते हैं आपके पास। क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपके पास एक उदाहरण इसका भी। तो चलिए अब आ जाते हैं इस पे। देखो ये भी शॉर्टकट से करते हैं, इस पे लिखा भी मैंने डू इट बाय शॉर्टकट। तो इसे कैसे करोगे? अल्फा 25, एक अल्फा 25 है और एक 230 है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा 0 की वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे भाई हम, सिंपल सी बात है, अल्फा 0 की वैल्यू इसमें से 230 में से क्या घटा दूं मैं, कितना है वो 0 पे पूछ रहा, 50 से नीचे आ रहा ना, तो माइनस का 50, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 180। ये कहां से आया? फॉर्मूले से भी करके देख सकते हो आप, फॉर्मूले से भी करके देख सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास, अल्फा 50 इजकल टू अल्फा नोट 1 प्लस के अल्फा नोट T1, ठीक है, T50। वैल्यू पुट करोगे निकाल लोगे तो एक ही आएगी 180। चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, ये शॉर्टकट हो गया आपके पास। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपके भाई जो रेजिस्टेंस वाले सवाल थे सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए। कहने का मतलब इसमें यह है भाई, इस चीज का याद रखना, ये वाले जो सवाल थे जब हमारे पास यहां पे निकाला था हमने, अब देखो इससे कुछ एनालिसिस क्या न्यूमेरिकल तो कर लिए। जब हम यहां से गए थे 136, यहां क्या था 0 और यहां था 18, यानी कि जब हम लो टू हाई जा रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर क्या कर दिया था हमने, ऐड कर दिया था, तो ऐड होगा, तो ऐड होगा, इस चीज को याद रखना। और इसमें क्या कर रहे थे भाई बच्चों, हम 25 से किस पे आए, 20 पे, 25 से किस पे आए हम 20 पे, यानी कि रिड्यूस हुआ ना, तो अल्फा 25 से 20 पे आए। तो जब अगर मेरे पास हाई से हाई टू लो आ रहे हो आप, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि घटाएंगे हम। डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप पे ज्यादा इतने डिटेल में न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, सिंपल सिंपल फंडे के ही आने हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका जो है आपके पास टेम्परेचर वाले सवाल, आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के क्वेश्चंस जो हैं आपके पास वो समाप्त होते हैं यहीं पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझने में अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं और उनके शॉर्टकट भी मैंने बताया कि किस प्रकार से आप उनको कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास। अभी लास्ट क्लास में ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब एक दो चीज और देख लेते हैं हम इसमें। कहां गया भाई, चलिए स्ट्रेच एंड कंप्रेस वाले केस को देख लेते हैं एक बार हम। जो स्ट्रेच और कंप्रेस का कॉन्सेप्ट है, इस पे भी आपके पास सवाल आते हैं और इसके भी हम सवाल सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए होगा कैसे ये। भाई कोई वायर है आपके पास, ठीक है, कोई वायर है तो उसको आप कंप्रेस भी कर सकते हो और खींच भी सकते हो। तो दो पैरामीटर समझते हैं इसके कि अगर मैं किसी वायर को खींच रहा हूं तो सिंपल सी बात है पतला हो जाएगा, और पतला होने पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैं कंप्रेस कर रहा हूं किस चीज को, तार को, तो मोटा हो जाएगा, और मोटा होने पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो फेस से दिखता है आपके पास। ठीक है, तो यानी कि उस वक्त रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन पैरामीटर्स को हम देखते हैं। तो पहले लेते हैं हम स्ट्रेच केस। इस स्ट्रेच का मतलब खींचने वाला केस। तो अगर भाई मेरे पास जैसे कि एक क्वेश्चन ही है, ये सिंपल सा फंडा है, यही क्वेश्चन है, आ जाते हैं
क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी हो जाएगा, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। एक कॉपर वायर है इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। एक वायर को इस प्रकार से खींचा गया कि उसकी लंबाई में डबल वृद्धि हो गई, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में क्या बदलाव हुआ। तो इसने ये पूछा है सिंपल सा कि एक तार खींची और वो इतनी ज्यादा खींची कि उसकी लेंथ डबल हो गई, अब उसका प्रतिरोध क्या है, ठीक है। वैसे तो शॉर्टकट बताएंगे बाद में, ठीक है, बट इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लो शुरू में था आपके पास रेजिस्टेंस भाई R1, जो था कि मेरे पास रो L1 A1। मैंने रो को रो 1 नहीं लिया क्योंकि रो मटेरियल सेम है और चेंज नहीं हुई है, ठीक है भाई। दूसरा है R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन के A2। तो देखना भाई, अगर मैं उसकी लंबाई में बदलाव कर रहा हूं L2 इक्वल टू, तो लंबाई अब क्या हो गई है, यानी कि आफ्टर स्ट्रेच, आफ्टर स्ट्रेच खींचने के बाद 2L1 हो गई। अगर 2L1 हो गई तो एरिया क्या हो गया मेरे पास A2, A1 बाई 2 हो गया। अगर ये यहां से भी नहीं निकाल पाओ तो भाई एक फॉर्मूला होता है आपके पास सेम वॉल्यूम। अगर आपके पास भले ही तार को आपने लंबा चौड़ा खींचा मोटा जो भी करना है करो, वेट तो उसका सेम ही रहेगा, वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना। अगर आपने जितने लंबाई उसकी क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो आपने लंबाई खींच दी, जितने गुना लंबाई बढ़ाई उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ये पहले वाला वॉल्यूम है, बाद वाला वॉल्यूम है, तो यहां से आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यही से निकला आपके पास A1 L1 इक्वल टू A2 की जगह आपने क्या 2L1 रख दिया, तो यहां से घट गया, तो A2 इक्वल टू A1 बाय 2। तो ये यहीं से आया बेटा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। तो फॉर्मूला मुझे पता है, अगर मैं R2 अपॉन के R1 करता हूं, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसे यहीं से कर दो L2 अपॉन के, चलो पूरा ही करके दिखाते हैं, L2 अपॉन के A2 और यहाँ पे L1 अपॉन के A1। ये इसको खोल लो आप, तो क्या हो जाएगा L2 अपॉन के L1 इंटू A1 अपॉन के A2। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। R2 इक्वल टू L2 की जगह ये कितना हो जाएगा 2L1 अपॉन के L1 इंटू A1, A1 की जगह A1 बाय 2। तो यहां से देखना R2 इक्वल टू L1 से ये 2 दूनी 4 हो जाना है 4। तो रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ा भाई, अगर आपने इसकी लंबाई को डबल किया तो रेजिस्टेंस अब जो R2 क्या है, अब जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ गया। यानी कि इससे हम, अगर मैं देखो सिंपल सा फंडा, 4 की जगह में क्या कर देता, अगर मैं डबल की जगह 3 गुना कर देता तो कितनी होती, ये 3N1 होती, ठीक है। यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे भी ये 3 आता, 3 और 3 9 हो जाते। 4 करते तो 16 गुना बढ़ जाता, 5 करते तो 25 गुना बढ़ जाता है। अगर एन टाइम होते तो यहीं से निकल के आ जाता है R इक्वल टू, अगर एन टाइम होते स्क्वायर टाइम बढ़ जाता है तो R1। अगर उससे की लेंथ n गुना बढ़ाई जाए तो क्या होता है N1 हो जाता है। क्लियर है भाई। तो यानी कि आपके पास ये शॉर्टकट ये है कि आपके पास क्वेश्चन ज्यादातर ये रहते हैं कि लंबाई आपके पास, उसको खींच के डबल कर दिया आपने रेजिस्टेंस पे, बताओ क्या प्रभाव पड़ा आपके पास। तो डबल कर दिया सिंपल 4 गुना, 3 गुना किया तो 9 गुना, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम सेम रहना चाहिए उस मामले में, इस चीज को याद रखना, सेम वॉल्यूम के लिए है वो। अगर ये मैंने पहले बताया, अगर उसने बोला लो भाई एक तार है ना, ये L मीटर लंबा, अब इसकी लंबाई बढ़ा दी उन्होंने तार को जोड़ के, तो बताओ अब ये 4 गुना नहीं बढ़ने का, अब ये केवल 2 बार ही बढ़ा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सेम रहा है, केवल लंबाई बढ़ी है। तो लंबाई जितनी बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपके पास, और वॉल्यूम में बदलाव हो गया। ये वाला फंडा केवल सेम वॉल्यूम के लिए लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा। क्लियर भाई बच्चों कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा, ठीक है। इसी में अच्छा अगर कंप्रेस का कर देता, वो कंप्रेस वाले केस में भाई, कंप्रेस वाले केस को भी अगर वो कह देता कि उसकी लंबाई को इस प्रकार से कंप्रेस किया जाए, स्ट्रेच की जगह अब हम ले लेते हैं कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस कर दिया गया और उसकी जो लेंथ में डिक्रीज होगी, इंक्रीज की जगह डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, यानी कि उसकी आधी हो गई। तो देखिए क्या होगा, तो हमें पता है R2 अपॉन के क्या था, R1 था इक्वल टू L2 अपॉन के L1 था इंटू A1 अपॉन के, तो हाँ A2 था।
तो अब दूसरा सिंपल सी बात है, R2 का केस ले लेते हैं। उसने कंप्रेस किया तो लंबाई क्या होगी, उसने कंप्रेस किया तो भाई लंबाई कितनी आधा कर दी, तो L2 इक्वल टू क्या हो गया, पहले L1 थी अब कितनी आधी कर दी तो L2 बाई होगी। अगर आधी कर दी तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसका डबल हो गया होगा, तो A2 इक्वल टू क्या हो गया होगा 2A1, 2A1 ये हो गया होगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, अब देख लो। तो R2 इक्वल टू ये कितना हो गया भाई मेरे पास, L1 बाई 2, L1 यहां आ जाएगा 2A1, नहीं ये कितना आ जाएगा आपके पास, A1 बाय 2A1, A1 से A1, L1 से L1, R2 इक्वल टू ये क्या आ गया R1 बाय 4। अब ये 4 गुना कम हो जाएगा। लंबाई को कंप्रेस करेंगे हम, मोटा हो गया तो रेजिस्टेंस तो कम होना ही होना है, सिंपल सी बात है। लेंथ भी कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम होना ही होना है। कितने गुना होना है बस ये देखना था हमें। तो कितना हो गया ये मेरे पास 4 गुना कम। तो इसी प्रकार से अगर मैं 3 गुना कंप्रेस लेंथ कम करूंगा तो 9 गुना कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मेरे पास अगर मैं n टाइम्स रिड्यूस करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, R1 डिवाइड बाय n स्क्वायर, स्क्वायर टाइम कम हो जाएगा। ये था मेरे पास कंप्रेस वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर वो कंप्रेस का दे रहा है, खींचने का देख रहा है, उस चीज को आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो आई होप ये वाले क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस प्रकार से भी आता है, परसेंटेज में बढ़ाने में आ जाता है क्वेश्चन। जरूरी थोड़ी कि इतना ही दिया उसने कि डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। कॉपर वायर हैज सो स्ट्रेच्ड, एक कॉपर की वायर को इस प्रकार से खींचा जाता है कि उसकी लंबाई में केवल 0.1% की वृद्धि की। तो उसने पूछा परसेंटेज चेंज बताना इन रेजिस्टेंस। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा फिरा के। तो चलिए आ जाते हैं आपके पास इस वाले क्वेश्चन पे। हाँ, कहां थे हम? चेंज इन क्या पूछा उसने? चलो भाई, पहले मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस था R1, ठीक है, तो इसकी L1 A1 रेजिस्टिविटी पे हम ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट रहती है। तो चलिए, तो R2 इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, L2 अपॉन के A2। छोड़ो इसकी, तो अब लेंथ पे आ जाते हैं सीधा। उसने क्या बताया भाई, उसने बताया कि 0.1% बढ़ी है भाई, 0.1%। तो चलो भाई, L1 तो थी ही, प्लस उसका मैं क्या 0.1% बढ़ा सकता हूं। ठीक है, L1 का 0.1%, या तो इसको एक काम करो, L1 थी तो L1 का इंटू 0.1% का मतलब 0.1/100, 100। ठीक है, तो यही तो करेंगे हम। अब यहां से इसको वैल्यू को पुट कर लो, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 100, और भाई 100 और प्लस के ये 0.1 L1, तो कितना हो जाएगा बेटा ये मेरे पास 100.1 L1 डिवाइड बाय कितना 100। ठीक है भाई, 100 ही कम 100 L1 ही हो गया, और प्लस के 0.L1 ही हो गया, तो डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो 100 L1 प्लस के 0.1 तो क्या हो गया 100.1 ही तो हो गया L1, और डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अगर ये आ गया आपके पास, ठीक है, इसे और आसान करना तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 L1 इक्वल टू A2 L2, यहीं से निकाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 L1 A2 की जगह A2 आपको निकालनी, L1 2 की जगह क्या है, ये मैं सिर्फ निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी मुझे बताओ उल्टा हो जाना है। ठीक है, करोगे तो अगर आप, चलिए खैर 100.1, ठीक है, L1 अपॉन के 100, इससे ये कट गया। ठीक है, तो देखो हो गया वो, A2 क्या आ गया आपके पास, A2 100 डिवाइड बाय 100.1 अपॉन के, ठीक है, ये 100 और 0.8, चलिए आ गया। अब बस ये वैल्यू पुट करनी है हमने, L2 भी आ गया, L1 भी आ गया, तो फॉर्मूला पता है आपको, R2 अपॉन के R1 इक्वल टू है L2 अपॉन के L1 इंटू कितना है बेटा A1 अपॉन के। ठीक है,
तो चलिए R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, L2 की वैल्यू है 100.1 L1 अपॉन के L1 100, ठीक है, इनटू A1 एज इट इज है, और ये नीचे आ जाएगा 100 A1, और मैं इसको ऊपर ले जाऊं सीधा तो कितना आ गया 100.1 तो A1 से A1 L1 से L1 और R2 डिवाइड बाय R1। अब इसका सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो अगर आज इसको सॉल्यूशन करोगे आप, सॉल्यूशन करोगे या तो मेरे को कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा जो अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं बता दूं आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास ये आ जाएगी आपके पास, अब यार सोल्व करूं या क्या इसको, तो ये कितना हो गया आपके पास 0.1, ठीक है, इंटू 0.1 डिवाइड बाय 10,000। तो ये आ जाएगी, अगर 0.1% की इसमें इंक्रीज कर रहे हैं तो लंबाई में जो चेंज आएगा वो मेरे पास 2% के आएगा, आसपास नहीं, एग्जैक्ट ही 0.2% आएगा। सोल्व करके देख लेना आप, इसका स्क्वायर तो कर ही दोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर तो आप कर ही दोगे। ओके, तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास, यानी कि 0.1 की इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसमें 0.2% की वृद्धि होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से परसेंटेज वाले भी सवाल आ सकते हैं। ये तो सिंपल सा है, इतना तो आप कर ही लोगे यार, गुणा भाग तो आती होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस के जो टेम्परेचर इफेक्ट वाले और आपके कंप्रेस और स्ट्रेच वाले क्वेश्चंस का एंड होता है। बाकी इसमें जो और टाइप्स के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास को एंजॉय किया होगा और समझ में चीजें आई होंगी। तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी आगे भी आपकी डिटेल वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, जो भी टॉपिक आएगा वीडियो का, जो भी वीडियो आएगी मतलब टॉपिक पे, ठीक है, उल्टा बोल गया मैं, तो इसी प्रकार की रहेंगी। पहले उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उस पे किस किस टाइप के सवाल आएंगे वो सारी चीजें हम करेंगे कि भाई ये भी सवाल आता है, इस टाइप का आ सकता है। टाइप एक नहीं छोड़ेंगे कि कितने टाइप के सवाल आते हैं, तो सारे टाइप के सवाल करेंगे कि हाँ यहाँ से सवाल बनता है। तो आई होप आपने थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों देखे होंगे और दोनों ही आपको क्लियर रहे होंगे। तब भी कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर नीचे लिंक में दिया गया है, नीचे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐप पे काफी सारे पुराने पेपर्स हैं, सिलेबस है, जिसके कोडिंग आपकी तैयारी चल रही है, वो सारा पैटर्न उस पर मिल जाता है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।